नमस्कार, मैं तरुण वर्मा, दिल्ली में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। इस वीडियो में आपसे बात करूँगा योगा प्राणायाम के बारे में। योगा की कुछ ऐसी प्राणायाम की एक्सरसाइज़ेज़ के बारे में जो कि आप एंग्ज़ायटी, ओसीडी या स्ट्रेस के लिए यूज़ कर सकते हैं, उसमें प्रयोग कर सकते हैं, जिससे कि इन लक्षणों में एंग्ज़ायटी जैसी प्रॉब्लम्स में काफ़ी रिलीफ़ मिलता है। इस वीडियो में मैं सिर्फ़ आपको उनके बारे में बताऊँगा, हालाँकि इससे आगे आने वाली वीडियो में मैं इन टेक्निक्स को भी डिस्कस करूँगा। योगा के बारे में आपको बहुत सारी एक्सरसाइज़ेज़ या बहुत सारे टेक्निक्स आपको यूट्यूब से देखने में मिलेंगे, जो कि एंग्ज़ायटी, स्ट्रेस, ओसीडी, डिप्रेशन अलग-अलग मामलों में यूज़ की जाती हैं। इस वीडियो में हम केवल बात करेंगे कि जो भी टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं, उन्हें यूज़ करने के लिए किन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है और वे कौन-सी ऐसी योगिक एक्सरसाइज़ेज़, प्राणायाम की एक्सरसाइज़ेज़ हैं, जो आम तौर पे योगिक एक्सपर्ट्स, योगा के टीचर रिकमेंड करते हैं एंग्ज़ायटी, ओसीडी या स्ट्रेस के मामले में। कोई भी एक्सरसाइज़ करने से फ़ायदा नहीं होता है, कोई भी टेक्नीक आप लगाएँगे उसका एक फ़ायदा नहीं होगा। उसको हमें साइंटिफिकली देखना होगा कि कौन-सी एक्सरसाइज़ ज़्यादा बेहतर तरीके से काम कर सकती है। मोटे तौर पे अगर यहाँ कहा जाए तो एंग्ज़ायटी, स्ट्रेस और ओसीडी जैसे सिम्पटम्स के लिए जो सबसे ज़्यादा उपयोगी एक्सरसाइज़ेज़ हैं, वे हैं अनुलोम-विलोम प्राणायाम, शीतली प्राणायाम, शीतकारी प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम जो कि बहुत ज़्यादा नहीं यूज़ होता बट कुछ एप्लीकेशंस में यूज़फुल होता है। ये जो 3 टेक्निक्स हैं, अनुलोम-विलोम या जिसे नाड़ी शोधन प्राणायाम भी कहते हैं, शीतली प्राणायाम या शीतकारी प्राणायाम और भस्त्रिका प्राणायाम, इसी के साथ एब्डोमिनल ब्रीदिंग जो कि बहुत कॉमनली यूज़ की जाती है, खास करके वेस्टर्न प्रैक्टिशनर्स जो हैं वो बहुत यूज़ करते हैं, वो भी इनके साथ उपयोगी होती है। जिसे अधम प्राणायाम भी कहते हैं, एब्डोमिनल ब्रीदिंग का अगर हम हिंदी या योगा में जो नाम है वह कहते हैं अधम प्राणायाम। ये जो टेक्निक्स हैं, ये सारी लांघना या लांघन जिसे हम कह सकते हैं, उस कैटेगरी में बिलॉन्ग करती हैं योगिक एक्सरसाइज़ेज़ की। 2 तरह की कैटेगरीज़ होती हैं, एक होती है ब्राह्मणा प्राणायाम, एक होती है लांघना प्राणायाम। ब्राह्मणा वो होती हैं जो हमारे को ज़्यादा एक्टिव करने का काम करती हैं। ये यूज़फुल होती हैं डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम्स में, जब हम बहुत सुस्त और बहुत ही लेथार्जिक, आलसी महसूस कर रहे हो खुद को, जब हमें शरीर में बिल्कुल ताकत महसूस नहीं हो रही, हमारी इच्छा शक्ति कम महसूस होती है, ये तब यूज़ होती हैं। लांघना प्राणायाम जो है, वो शरीर को रिलैक्स करने का काम करती हैं। लांघना का मतलब ही है जहाँ पर शरीर से या मन से कुछ निकाला जाता है, रिड्यूस किया जाता है, कम किया जाता है, काम डाउन, रिलैक्स किया जाता है। जब दिमाग बहुत ज़्यादा तनाव से भर जाता है, तो उसे कम किया जाता है, तब लांघना प्राणायाम की एक्सरसाइज़ेज़ यूज़ की जाती हैं। ये जो एक्सरसाइज़ेज़ हैं, ये रिलैक्स करने का काम करती हैं, शरीर को थोड़ा ढीला करती हैं, हमारे साँसों को और हमारे शरीर के अंदर की गतिविधियों को हल्का करने का काम करती हैं। जैसे अगर हम कहें ब्लड प्रेशर जिन लोगों को ज़्यादा है, उनको ये बहुत ज़्यादा रिकमेंड की जाती हैं और उनका बीपी कम करने का काम करती हैं। तो 2 तरीके की एक्सरसाइज़ेज़ हैं जो 2 तरह का काम करती हैं। एक हमारे बॉडी के अंदर ऊर्जा को बढ़ा देती है, एक एक्सरसाइज़ हमारे बॉडी के अंदर ऊर्जा को कम कर देती है या ये कहें कि उत्तेजना को कम कर देती है। तो एंग्ज़ायटी में, ओसीडी में हम बहुत उत्तेजित, तनाव में हम बड़े ऊर्जावान, उत्तेजित, बेचैन, परेशान ऐसे रहते हैं। तो इन प्रतिक्रियाओं को शरीर में, मन में कम करने का काम करती हैं रिलैक्स करने वाली एक्सरसाइज़ेज़। आम तौर पे यही 4 एक्सरसाइज़ेज़ जो मैंने बताई रिकमेंड की जाती हैं। हालाँकि और भी बड़े सारे योगिक एक्सरसाइज़ेज़ हैं, आसन भी हैं और इसी के साथ आयुर्वेदिक उपचार भी हैं जो इन्हीं 2 कैटेगरीज़ में यूज़ किए जाते हैं, मतलब लांघना और ब्राह्मणा। तो जिन लोगों को शरीर में ब्लॉकेजेज़ होती हैं, मतलब किसी तरीके की रुकावट है, उसको दूर करने के लिए लांघना प्राणायाम यूज़ किया जाता है या लांघना की आयुर्वेदिक टेक्निक्स, आयुर्वेदिक उपचार यूज़ किए जाते हैं। तो जैसे बीमारियां होती हैं अस्थमा, साइनसाइटिस, डायबिटीज, हाई कोलेस्ट्रॉल, मोटापा, बुखार या कॉन्स्टिपेशन खासकर की, इनमें लांघना एक्सरसाइजेज यूज की जाती हैं, भले ही वह आसन की हो, भले ही वह आयुर्वेदिक उपचार हो या भले ही वह प्राणायाम हो। तो आयुर्वेद में तो शोधन प्रक्रिया यूज की जाती है, प्यूरिफिकेशन, जिसके अंदर से बॉडी के अंदर से जो टॉक्सिन्स हैं या ये कहो कि जो दोष हैं उनको दूर किया जाता है, बायोलॉजिकल नेगेटिव एनर्जीज जो है उनको निकाला जाता है, उनको एलिमिनेट किया जाता है, शरीर से हटा दिया जाता है। तो कोई भी जब रुकावट हटाई जाती है, कोई भी ब्लॉकेज को हटाया जाता है,
तो उसमें लांघना एक्सरसाइजेज या उस कैटेगरी की टेक्निक्स को यूज किया जाता है। तो इंडियन सिस्टम में इस दो तरीके से एनर्जीज को बैलेंस किया जाता है और इन्हीं तीन एक्सरसाइजेज में ये जो बताई, अनुलोम विलोम मतलब नाड़ी शोधन, शीतली और शीतकारी प्राणायाम, और साथ ही साथ जैसे कि बताया एब्डोमिनल ब्रीदिंग, इनके अंदर हम लांघना वाले एक्सरसाइजेस करते हैं। भस्त्रिका हालांकि लांघना में नहीं आती, पर वो अक्सर उन लोगों में यूजफुल होती है जिनको डिप्रेसिव मूड भी प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, जिनमें डिप्रेस्ड मूड बढ़ जाता है, उनके लिए भी वो यूजफुल होती हैं। सो अक्सर जो दवाइयां भी दी जाती हैं जो ओसीडी, एंजाइटी या डिप्रेशन के लिए, वे एक जैसी होती हैं। वे बॉडी को थोड़ा रेगुलेट करने की, बैलेंस करने की कोशिश करती हैं। तो जो सुस्ती, आलस और जो थकान, तनाव है, उसको दूर करने के लिए ब्राह्मणा वाली एक्सरसाइजेज यूजफुल होती हैं। और मन की बेचैनी, मन की उत्तेजना, मन का घबराहट, चिंता, उसको कम करने के लिए लांघना वाली एक्सरसाइजेज यूज की जाती हैं। तो भस्त्रिका और जो दूसरी एक्सरसाइजेज हैं लांघना वाली, वो आपस में यूज किया जाए तो एक बैलेंस बनता है। ये बैलेंस बनाने के लिए ही हमें ज्यादा फोकस करना चाहिए, टारगेट करना चाहिए। तो दोनों टाइप की जो एक्सरसाइजेज हैं अक्सर ऑल्टरनेटली इनको यूज करना चाहिए, क्योंकि डिप्रेशन, एंजाइटी, ओसीडी में अक्सर एक जैसे सिम्टम्स देखने में आते हैं। कुछ सिम्टम्स तो एंजाइटी, डिप्रेशन, ओसीडी और स्ट्रेसफुल रिएक्शंस की अलग अलग होती हैं, जो कि उनको डिफाइन करती हैं, डिस्क्रिमिनेट करती हैं एक दूसरे से। और बाकी सारे कई सारे सोमैटिक सिम्टम्स या दूसरे कुछ बॉडीली फिजिकल सिम्टम्स या मेंटल सिम्टम्स, साइकोलॉजिकल सिम्टम्स आते हैं जो एक जैसे होते हैं। तो जो अलग सिम्टम्स हैं उन पर तो नहीं, पर जो एक जैसे सिम्टम्स हैं उनमें अक्सर हम इस तरीके की जो एक्सरसाइजेज हैं ब्राह्मणा और लांघना वाली एक साथ अगर यूज करें तो बैलेंस बनाने के लिए हेल्पफुल हो सकती हैं। तो जिसे डिप्रेशन हो, एंजाइटी हो, अगर वो बहुत स्ट्रेस में हो और अगर उसका बॉडी में बहुत उत्तेजना हो, परेशान रहता हो, एजिटेटेड रहता हो, रेस्टलेस रहता हो, तो लांघना यूज कर सकता है वो। और अगर वो ज्यादा सोचता है, ज्यादा चिंता करता है, केवल जो एंजाइटी में या ओसीडी में मिलता है, तो भी वो लांघना यूज कर सकता है। पर इसके उल्टे अगर वो थोड़ा डिप्रेस्ड है, डीमोटिवेटेड फील करता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, लैक ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है, एपिटाइट कम हो गई है, नींद बहुत ज्यादा आती है, तो उस केस में वो ब्राह्मणा वाली यूज कर सकता है एक्सरसाइजेस। तो इस तरीके से हम एक जैसे डिसऑर्डर्स में भी अलग अलग एक्सरसाइजेस यूज कर सकते हैं, या अलग अलग डिसऑर्डर्स के लिए भी हम अलग अलग एक्सरसाइजेस को चुन सकते हैं। चिंता और ज्यादा उत्तेजना वाले सिम्टम्स के लिए हम लांघना यूज करेंगे, भले वो डिप्रेशन में हो या भले वो ओसीडी या एंजाइटी में हो। उदासी, डीमोटिवेशन, सुस्ती, लेथार्जिक और ज्यादा नींद आने वाले सिम्टम्स में हम ब्राह्मणा वाली टेक्निक्स यूज कर लेंगे। तो ऐसे हम कर सकते हैं। आपको अगर इन एक्सरसाइजेस के बारे में जानकारी है तो आप यूट्यूब पे और भी बहुत सारी वीडियोस में इनके बारे में जानकारी ले सकते हैं। बहुत सारे चैनल्स और बहुत सारी वीडियोस हैं जिनमें इसके बारे में आपको बेहतर ढंग से बताया जाएगा, पूरा डेमो दिया जाएगा। इस वीडियो में मैं सिर्फ बेसिक जानकारी आपको दे रहा हूँ कि किस बेसिस पे, किस प्रिंसिपल पर, किस साइंस पर बेस्ड हम कौन सी टेक्निक यूज करते हैं। सो अगर आपको एंजाइटी से रिलेटेड एक्सरसाइजेस करनी है तो आप लांघना वाली एक्सरसाइजेस फोकस करेंगे। अब लांघना में होता क्या है प्राणायाम में, इसमें जो सारा फोकस होता है वो एक्सहेल करने पर किया जाता है। मतलब जब आप सांस छोड़ते हैं उसको ज्यादा से ज्यादा लंबा किया जाता है, बढ़ा दिया जाता है। तो दो तरीके की एक्सरसाइजेस होती हैं, एक इनहेल करने पर ज्यादा फोकस करती हैं, एक एक्सहेल करने पर ज्यादा फोकस करती हैं। इनहेल करने वाली होती हैं जिसमें ब्राह्मणा वाली टेक्निक्स होती हैं, एक्सहेल करने वाली पर लांघना वाली होती हैं। होता यह है कि इनहेलेशन को हम बढ़ा देते हैं ब्राह्मणा में और लांघना में हम एक्सहेलेशन को बढ़ा देते हैं। सांस छोड़ने का जो टाइम है उसको हम बढ़ा देते हैं। तो अगर आप 4 सेकंड अगर आप इनहेल कर रहे हो तो कम से कम 6 से 7 सेकंड आप एक्सहेल करोगे। साथ ही साथ इसमें कई बार हम कुंभक मतलब ब्रेथ रोकने का, ब्रेथ होल्डिंग भी हम यूज कर सकते हैं। और एक्सहेल करने के जो बाद हम लांघना में ब्रेथ होल्ड करते हैं, मतलब सांस को रोक लेते हैं। तो 4 स्टेप्स में आमतौर पे प्राणायाम किया जाता है। एक सांस लिया, रोका, सांस छोड़ा, रोका, फिर से सांस ले लेते हैं। तो ये जो 4 पड़ाव आ रहे हैं, 2 बार सांस रोकने के और एक बार सांस छोड़ने और सांस लेने के, इनमें हमारा जो लांघना वाली जो एक्सरसाइजेज हैं हम उसमें एक्सहेल करने के टाइम पर फोकस करते हैं और उसके बाद
जो स्टॉपेज होता है, जो होल्डिंग होती है ब्रेथ की, सांसों की, उस पर फोकस होता है। तो जितना लंबा करेंगे इनको, उतना ज्यादा बॉडी आपकी रिलैक्स करेगी, उतना ज्यादा आपका मन रिलैक्स करेगा। तो आमतौर पे शुरू आप कर सकते हैं 4 सेकंड इनहेल और 6 सेकंड एक्सहेल करने पर। फिर आप धीरे धीरे ये रेशो बढ़ाते जाएं, दुगनी कर दें। तो अगर आप 4 सेकंड अगर आप इनहेल कर रहे हो तो 8 सेकंड एक्सहेल करो। ये नॉर्मली आपका बैलेंस इस तरह से बनना चाहिए कि एक्सहेल आपका डबल होना चाहिए इनहेल करने से। तो अगर आप 6 सेकंड अगर आप इनहेल करते हो, धीरे 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 सांस लेते हो, तो कम से कम 12 सेकंड आपको एक्सहेल करने वाले प्रोसेस में आपको पहुंचना है। इस तरह से आपको करना है कि 6 सेकंड में अगर आप इनहेल करते हो तो 12 सेकंड में एक्सहेल करो, धीरे 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 सांस छोड़ो। जल्दी जल्दी नहीं छोड़ना, धीरे धीरे छोड़ना है। क्योंकि आइडिया ये है कि जितना लंबा आप सांस छोड़ते हो, उतना ज्यादा टाइम आपके शरीर को और मन को मिलता है रिलैक्स होने का। जब हम सांस लेते हैं तो शरीर हमारा तनाव में आता है, शरीर हमारा थोड़ा स्टिफ हो जाता है, अकड़न में आ जाता है, अलर्ट हो जाता है, उत्तेजित हो जाता है। ब्राह्मणा एक्सरसाइजेस इन पर फोकस करती हैं। यहां आपका शरीर, आपका मन ऑलरेडी उत्तेजित है, एंजाइटी में, स्ट्रेस में, तो हमें शरीर को रिलैक्स करना है। तो रिलैक्स करने के लिए हमें एक्सहेल बढ़ा देना है उसकी ड्यूरेशन को। तो जब एक्सहेल करते हैं तो शरीर एकदम से तनाव मुक्त होता है, शरीर ढीला पड़ता है, शरीर के वो प्रोसेस, वो फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म जो उत्तेजित थे, अब वो ढीले पड़ने लगते हैं, हल्के हो जाते हैं, ठंडे पड़ने लगते हैं और आप रिलैक्स होता हुआ महसूस करते हो। तो हम जब भी सांस लेते हैं, हमारी लंग्स, हमारे फेफड़े सिकुड़ते हैं और एक्सपैंड होते हैं। तो जब हम सांस लेते हैं तो फेफड़े एक्सपैंड हो जाते हैं, मतलब चौड़े हो जाते हैं, फूल जाते हैं। तो फूलने की वजह से क्या होता है कि उनकी जो मांसपेशियां होती हैं वो ज्यादा काम करती हैं, और जैसे ही हम सांस छोड़ते हैं वो सिकुड़ जाती हैं, मतलब अब वो ढीली पड़ जाती हैं, अब वो रिलैक्स कर लेती हैं मसल्स। इस तरह से शरीर में और भी बड़ी सारी प्रतिक्रियाएं सांस लेने और सांस छोड़ने के दौरान होती हैं। तो सांस छोड़ते समय वो प्रतिक्रियाएं शरीर में दी जानी जरूरी होती हैं जो रिलैक्स करें। और ये हमारा शरीर, हमारे फेफड़े, हमारा दिल, हमारा दिमाग सब आपस में तालमेल बना के कर देते हैं, मतलब सब आपस में एक साथ काम करते हैं जिससे कि हम रिलैक्स हो जाएं। इसी तरह से हम इन एक्सरसाइजेस को फोकस करते हैं। तो जब आप अनुलोम विलोम करो, जिसमें हम एक नाक का जो नॉस्ट्रिल होता है उसको बंद कर देते हैं और दूसरे से जो होता है हम सांस लेते हैं या छोड़ते हैं, उसको इनहेल तो आप नॉर्मली जैसे बताया 4 सेकंड 6 सेकंड करो, एक्सहेल आप लंबा धीरे 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 करो, और एक्सहेल करने के बाद 2 सेकंड रुक जाओ, सांस रोक दो, फिर उसके बाद इनहेल करो और फिर आराम से एक्सहेल करो, लंबा एक्सहेल करो। इसी तरीके से जब आप शीतली प्राणायाम या शीतकारी प्राणायाम कर रहे हो, उसमें भी यही चीज की जाती है। दांतों से, जीभ से, मुंह से सांस अंदर खींची जाती है, जिसमें शी 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 की ऐसी आवाज आती है। मुंह और जीभ जो होती है आपकी ठंडा महसूस करती है, बॉडी का टेम्परेचर इससे लोअर डाउन हो जाता है, हल्का हो जाता है, कम हो जाता है। तो एंजाइटी और टेंशन में हमारा जो शरीर है, हमारा जो मन है, वो बहुत गर्म हुआ है, हम ऐसा मान के चलते हैं, और ये सच भी है। बॉडीली टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है, बीपी भी हमारा ज्यादा बढ़ जाता है। तो शीतली और शीतकारी प्राणायाम जो है वो ठंडा करने का काम करते हैं, हमारे अंदर ठंडी हवा को भेजते हैं, और ठंडी हवा अंदर जाके टेम्परेचर को रेगुलेट करने का काम करती है, जिससे हमारा टेम्परेचर के लेवल पर हम रिलैक्स हो जाते हैं, ठंडा पड़ जाता है शरीर और मन हमारा। और सांस जब छोड़ते हैं तो नाक से छोड़ते हैं, इसके अंदर हम, तो नाक से हवा बाहर आती है, मुंह से हवा अंदर जाती है, ऐसे हम रेगुलेट करते हैं। इसमें भी वही करना है, 4 या 6 सेकंड के लिए अंदर खींचनी है सांस, और 8, 10 या 12 सेकंड के लिए उसे बाहर फेंकना है सांस को। धीरे धीरे करना है, झटके से नहीं करना है, झटके से ज्यादा देर आप कर भी नहीं पाएंगे, धीरे धीरे छोड़ेंगे तो ही वो लंबा जाएगा। ये बेसिक टेक्निक है, ये बेसिक प्रोसेस है। इसी के साथ जो मैंने दूसरा एक एब्डोमिनल ब्रीदिंग के बारे में बताया, अधम प्राणायाम जो होता है, उसमें हम क्या करते हैं, सांस जब अंदर खींचते हैं, इनहेल करते हैं, तो हम अपना पेट फुला लेते हैं। हम ऐसा करते हैं कि जैसे हमारा पेट फूल रहा है, जैसे कि हवा हमारे पेट में भर गई हो। तो ऐसा होता नहीं है, फेफड़ों में भरती है, बट हम शरीर के अंदर पूरा स्पेस देते हैं हवा को और लंग्स को फूलने का। तो हवा जाती है लंग्स में, फेफड़ों में, उसको फूलने की हम पूरा स्पेस देते हैं और पेट को थोड़ा फुला देते हैं। इसको डायफ्रैग्मेटिक ब्रीदिंग भी कहते हैं। फेफड़ों के नीचे डायफ्राम होता है, उसको हम खींच देते हैं जब हम पेट फुलाते हैं। तो उससे क्या होता है, फेफड़ों को बहुत जगह मिल जाती है फूलने के लिए, इससे ज्यादा से ज्यादा हवा हमारे अंदर जा पाती है, और ज्यादा से ज्यादा हवा हमें फेंकने के लिए मिल भी जाती है। तो पेट को फुला लेना है, इसमें भी यही करना है। जब हम सांस अंदर खींचें, पेट को फुलाएं, 4 या 6 सेकंड के लिए खींचें, धीरे धीरे खींचें, नाक से खींचें, और फिर जब छोड़ें
तो 8, 10, 12 इतने सेकंड तक उसको फेंके बाहर, हवा को धीरे धीरे फेंके और पेट को धीरे धीरे अंदर ले जाएं। बहुत सिकोड़ नहीं देना है, अंदर की तरफ खींच नहीं लेना है, सिर्फ नॉर्मली अंदर की तरफ लेकर जाना है। पीठ सीधी रहनी है, पीठ के अंदर बहुत ज्यादा जोर नहीं डालना, दर्द नहीं होना चाहिए आपको पीठ में या रीढ़ की हड्डी में, नहीं तो ज्यादा करने से दर्द हो जाएगा अगर ज्यादा तेज तेज सांस फेंकोगे तो। ये करना होता है। इसको बैलेंस करने के लिए लांघना एक्सरसाइजेस को आप भस्त्रिका प्राणायाम कर सकते हैं, पर भस्त्रिका प्राणायाम में आप वेरिएशंस ला सकते हैं। आमतौर पे भस्त्रिका प्राणायाम में लंबी सांस ली जाती है और फिर सांस छोड़ी जाती है और झटके से छोड़ी जाती है, उसको भस्त्रिका प्राणायाम कहते हैं, जिसमें सांस ली और झटके से सांस छोड़ दी, बहुत ज्यादा सांस छोड़ दी, जिससे पेट जो होता है वो एकदम अंदर जाता है, पेट एकदम से अंदर की तरफ सिकुड़ जाता है, फेफड़े एकदम से हवा सारी बाहर फेंक देते हैं। तो उसमें आप क्या कर सकते हो, जल्दी जल्दी कर सकते हो, जिससे आपका शरीर जो है वो थकेगा और थकने की वजह से वो आराम करेगा, तो आराम करने के दौरान आप रिलैक्स महसूस करोगे। ये भी कई लोगों को बहुत हेल्पफुल होती है और मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखा है, ये भस्त्रिका प्राणायाम कई बार एंजाइटी के पेशेंट्स में काफी हेल्पफुल हो जाती है। कुछ पेशेंट्स में होती है, सब में नहीं होती है, पर जिनको बहुत फिजिकल सिम्टम्स आते हैं एंजाइटी के, पेन रहता है या गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स या दूसरी प्रॉब्लम्स रहती हैं, उनमें भस्त्रिका प्राणायाम काफी हेल्पफुल हो जाता है। तो आप सांस लें और उसको जोर से छोड़ें, पेट को अंदर एकदम से खींचें, पेट बाहर पेट अंदर, पेट बाहर पेट अंदर, सांस अंदर सांस बाहर, सांस अंदर सांस बाहर। ऐसे करके जब आप जल्दी जल्दी करते हैं, लंबी लंबी सांसों में भी अगर आप करते हैं, पूरा प्रेशर देकर सांस बाहर फेंकते हैं, प्रेशर देकर सांस अंदर खींचते हैं, इसके भी कई फायदे हैं। ये भी आपको काफी रिलैक्स करता है। वो इसलिए रिलैक्स करता है क्योंकि आपकी मांसपेशियां बहुत काम करती हैं और रिलैक्स भी वो बहुत होती हैं। अगर ज्यादा तेजी से काम करेंगी तो तेजी से रिलैक्स भी करेंगी फिर वो। इसका एक ओवरऑल इम्पैक्ट ये पड़ता है कि आपका पूरा शरीर बहुत ऊर्जावान महसूस करता है और साथ ही साथ बहुत ज्यादा ताजगी और बहुत एनर्जी महसूस करता है, आप बहुत रिलैक्स फील करने लगते हो, मेंटली आप बहुत रिलैक्स और बहुत खुश महसूस करते हो। ये फायदा होता है इसका। हालांकि ये भी एक बात है कि बहुत सारे योगा के जो एक्सपर्ट हैं वो भस्त्रिका प्राणायाम को एंजाइटी या ओसीडी या स्ट्रेस जैसी प्रॉब्लम्स के लिए ज्यादा रिकमेंड नहीं करते। इसका कारण ये है कि एक तो ये है ब्राह्मणा कैटेगरी की प्राणायाम एक्सरसाइज, तो ये शरीर को तो एक्टिव करने का काम करती है, क्योंकि इसमें इनहेल करने की जो ड्यूरेशन है वो ज्यादा रहेगी और एक्सहेल करने की जो ड्यूरेशन है वो कम रहेगी, क्योंकि हम जल्दी हवा को फेंक रहे हैं। साथ ही साथ ज्यादा तेजी वाला जब प्रोसेस किया जाता है, मतलब भस्त्रिका प्राणायाम में अगर हम लंबी सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, पर ये नियंत्रण में है, थोड़ा समय लेता है, मतलब 4-5 सेकंड के लिए हमने इनहेल किया और करीब 2 से 3 सेकंड में उसे एक्सहेल किया, तो इसमें फिर भी एक लंबा ड्यूरेशन इन्वॉल्व है। और इसमें क्या हो रहा है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो थोड़ी कम है, मतलब हम ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट में 10 बार कर पाएंगे, 8 या 12 बार कर पाएंगे। पर अगर हम जल्दी जल्दी कर रहे हैं, जिसमें हम करीब करीब 20 बार 22 बार 1 मिनट के अंदर अगर हम भस्त्रिका प्राणायाम निपटा रहे हैं, तो उस केस में क्या होता है कि हम बहुत ज्यादा शरीर को स्ट्रेस दे रहे होते हैं। तो फिजियोलॉजिकली कई बार इसको रिकमेंड नहीं किया जाता, ये देखते हुए कि ये जो है ये लांघना क्रिया नहीं रह जाएगी, ये बहुत ब्राह्मणा क्रिया हो जाएगी और इससे तनाव और स्ट्रेस जो है वो शरीर पे उल्टा प्रभाव ला सकता है। पर आपको ये अपने हिसाब से करके देखना पड़ेगा कि आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं। हो सकता है कि आपके लिए तेज तेज करना शायद बहुत हेल्पफुल ना हो, या हो भी सकता है कि हो जाए, या हो सकता है कि आप अगर 1 मिनट में वो 10 बार एक्सरसाइज करना, मतलब धीरे धीरे करने वाली अगर एक्सरसाइज ही अगर आपको फायदा देती है तो आप वो भी सिर्फ कर सकते हो। तो ये जो 4 एक्सरसाइजेस हैं, अनुलोम विलोम, शीतली और शीतकारी, जिनको मैं फिलहाल एक ही कैटेगरी में ले रहा हूं क्योंकि उनका पर्पस एक ही होता है। फिर एब्डोमिनल ब्रीदिंग है आपकी, जो कि आमतौर पे बहुत बेसिक लांघना एक्सरसाइज मानी जाती है। इसके अंदर सिंपल बस पेट को फुलाना है, पेट को सिकोड़ देना है और सांस को अंदर लेके सांस को बाहर लंबा छोड़ देना है। ये बेसिक एक्सरसाइज में एक मानी जाती है। वेस्टर्न साइकोलॉजी, वेस्टर्न प्रैक्टिशनर्स बहुत ज्यादा इसको यूज करते हैं। और फिर अगला आया बैलेंस करने के लिए भस्त्रिका प्राणायाम, जो काफी हेल्पफुल हो सकती है। मेन उसको मत करें भस्त्रिका को, मेन आप बाकी जो शुरू की हैं उन्हीं पर फोकस करें। और यहां एक बात ये भी ध्यान में रखें कि जब आप अनुलोम विलोम, शीतली, शीतकारी या अधम प्राणायाम जब आप करते हैं, तो वो आप थोड़े लंबे ड्यूरेशन के लिए कर सकते हैं। मतलब आप चाहें तो उसे 3, 4, 5, 10 मिनट तक आप कर पाएंगे, बहुत ज्यादा नहीं करना, बीच बीच में गैप लेते रहना है। पर जो भस्त्रिका है वो आप थोड़ी देर के लिए ही करें, उसके थोड़े से ही राउंड्स या साइकिल्स करें। मतलब एक साइकिल एक राउंड में आप 20 बार 25 बार कर सकते हैं या 10 बार कर सकते हैं।
फिर इसको जब रिपीट करना हो तो इसको बार बार रिपीट ना करें, 2 या 3 बार ही रिपीट करें अगर आप भस्त्रिका कर रहे हैं तो। पर अगर आप दूसरी कर रहे हैं जैसे शीतली हो गई या अनुलोम विलोम हो गया या फिर अधम प्राणायाम हो गया, इसको आप चाहे तो 5 या 10 साइकिल्स में भी आप कर सकते हैं, क्योंकि उसमें क्या होगा, आपका जो एक्सहेल है वो ज्यादा रहने वाला है, वो लांघना क्रिया रहेगी, तो ऐसे में आपको जो उसके जो रिलैक्सिंग बेनिफिट्स हैं वो ज्यादा ही मिलेंगे इन एनी केस। तो इसलिए भस्त्रिका को थोड़ा ही करें अगर करें भी तो। एक और चीज यहाँ ध्यान देने की है कि शीतली और शीतकारी प्राणायाम जो है वो सर्दियों में कम किया जाए तो अच्छा है, क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर लो होगा तो आपको थोड़ी ठंड और सर्दी लग सकती है। इसलिए जब उसे करें तो या तो बहुत धूप के माहौल में बैठ के करें, जब धूप हो बहुत, जिस दिन बहुत ज्यादा धूप निकली हो उस दिन करें, या जब आप बहुत ज्यादा तनाव में हो तब आप थोड़ी देर के लिए इसको कर सकते हैं। मेन फोकस अपना अनुलोम विलोम पर, एब्डोमिनल ब्रीदिंग पर करें। भस्त्रिका प्राणायाम जरूर करें। ये सभी लांघना वाली एक्सरसाइजेस अलग अलग इंटरवल्स पर करें। दिन में 4 6 10 बार, आप जितनी बार चाहें आप 2 2 मिनट 3 3 मिनट के लिए कर सकते हैं। शीतली और शीतकारी ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट के लिए करें सर्दियों में, गर्मियों में उसे 5 से 10 मिनट कर सकते हैं। जितनी देर करेंगे कई बार उतना फायदा भी मिलता है। हाँ, बहुत ज्यादा नहीं करना, कहीं ऐसा ना हो कि आप इन एक्सरसाइजेस को करके बहुत थक जाएं और बहुत तनाव में आ जाएं इनको करने की वजह से ही। खासकर भस्त्रिका तो ज्यादा देर तक करनी भी नहीं चाहिए। इसलिए अगर ज्यादा बार भी करें तो एक बार में बैठकर ना करें, अलग अलग इंटरवल्स पर दिन के अलग अलग टाइम पर करें। अक्सर कुछ लोग क्या करते हैं, दिन में एक ही समय बैठकर 1 घंटा 2 घंटा ही सारी योगा कर लेते हैं। बजाय उसके आप एक टाइम पे चाहे तो आधा घंटा करें, 2 2 3 3 मिनट सारी एक्सरसाइजेस रिपीट करें और उसको दिन में 3 से 4 बार 5 बार उसको ऐसे ही आधे आधे घंटे के लिए करें, तो उसका जो लाभ है वो ज्यादा अच्छे तरीके से देखने में आएगा। तो जब आप इसे रेगुलरली करोगे और अपने हिसाब से करेंगे, इसमें आप काफी सारी वेरिएशंस बना सकते हैं। जैसे भस्त्रिका में आप बहुत सारी वेरिएशंस बना सकते हैं। आप चाहे तो बहुत तेज तेज सांस ले सकते हैं या चाहे तो लंबी और झटके वाली सांस ले सकते हैं। मतलब लंबी सांस ली, लंबी सांस छोड़ी, एकदम से छोड़ी, बट ड्यूरेशन लंबी रखी। एक होता है जिसमें आप जल्दी जल्दी कर रहे हैं बट ड्यूरेशन बहुत छोटा रखते हैं। कई तरीके से आप इनको वेरिएशंस ला सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जो आपके अकॉर्डिंग सही हो। और यही रिकमेंड किया जाता है, सारे बड़े बड़े योगिक एक्सपर्ट यही रिकमेंड करते हैं कि अपने हिसाब से, अपनी हेल्थ कंडीशंस के हिसाब से वेरिएशंस लेते आना चाहिए। तो यहाँ हमने इस वीडियो में बात की 2 तरह की एक्सरसाइजेस के बारे में, जो कि एक बेसिस है, फाउंडेशन है, एक आधार है किसी भी तरीके की योगिक एक्सरसाइज का, जो कि अलग अलग हेल्थ कंडीशंस में यूज की जाती हैं, भले वह फिजिकल हेल्थ कंडीशंस हो या मेंटल हेल्थ से जुड़ी हो। ब्राह्मणा जो शरीर को एक्टिव कर देता है और लांघना जो शरीर को रिलैक्स कर देता है या मन को रिलैक्स कर देता है। ब्राह्मणा जो है वो हमारे बॉडी के सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करती है, मतलब जो शरीर को उत्तेजित करने का काम करता है। और लांघना जो है वो हमारे शरीर के पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करने का काम करती है, जो हमारे शरीर को रिलैक्स और ठंडा कर देता है। यहाँ एक और बात ध्यान दें कि जो लांघना वाली जो कैटेगरी है उसको योगा में आमतौर पर चंद्र नाड़ी की क्रियाएं भी कहा जाता है। चंद्र नाड़ी मतलब जो चंद्र गुण की होती हैं, और जो ब्राह्मणा है वो सूर्य नाड़ी या जो सूर्य के गुण वाली होती हैं उन्हें ऐसा भी कहा जाता है। चंद्र का मतलब होता है ठंडा, शांत, और सूर्य का मतलब होता है गर्म, बेचैन, अशांत। तो इस तरीके से भी इनको क्लासिफाई किया जाता है। तो कई जगहों पर, यहाँ तक कि ज्यादातर आपको यूट्यूब पर चंद्र नाड़ी या सूर्य नाड़ी नाम से ही एक्सरसाइजेस के बारे में बताया जाएगा। लांगना और ब्राह्मणा के नाम से ज्यादातर बताया नहीं जाता है। तो जब आप सुने कहीं चंद्र नाड़ी वाली क्रियाएं या प्राणायाम तो मतलब है लांगना वाले प्राणायाम, और जब आप सुने सूर्य नाड़ी वाले प्राणायाम तो वो है ब्राह्मणा वाले प्राणायाम। ब्राह्मणा वाले, सूर्य नाड़ी वाले राजस गुण वाले भी कहे जाते हैं। राजसिक गुण जिसमें बहुत उत्तेजना वाले गुण होते हैं। आयुर्वेद में ये कंसेप्ट बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, वहां पर बहुत ज्यादा राजस गुण वाला कॉन्सेप्ट मिलता है। या राजसिक प्रकृति के जो लोग होते हैं, पर्सनैलिटी टाइप भी इस तरह से डिस्क्राइब किया जाता है। और जो लांघना कैटेगरी है, चंद्र नाड़ी वाले जो प्राणायाम है, एक्सरसाइजेज हैं, उनको तामसिक या तमस वाली भी कही जाती हैं। तमस मतलब अंधेरा, रात, शांति, सुकून, रिलैक्सेशन, और ये भी आयुर्वेद में डिस्क्राइब की जाती हैं तामसिक गुण के तौर पे, और इसको पर्सनैलिटी टाइप के तौर पे भी समझा जाता है। तामसिक प्रवृत्ति या तामसिक पर्सनैलिटी के जैसे लोग होते हैं। तो ऐसे ये जो है सब मिलते जुलते कॉन्सेप्ट्स हैं, आइडिया सेम है, एक एक्टिव और एक पैसिव, एक उत्तेजना और एक शांति, रिलैक्सेशन, कामनेस, और एक है एजिटेशन, एंगर, रेस्टलेसनेस।
इस तरीके से इनको अक्सर क्लासिफाई किया जाता है। तो जो आप हैं उसका उल्टा ही आपको करना होगा। अगर आपका सूर्य नाड़ी बहुत ज्यादा उत्तेजित है, सक्रिय है, तो आपको चंद्र नाड़ी वाले एक्सरसाइजेस करनी होंगी। और अगर इसका ऑपोजिट है, चंद्र नाड़ी वाली, लांघना वाली, अगर आपकी एक्टिविटीज बहुत ज्यादा होती हैं, मतलब आप बहुत सुस्ती, लेथार्जिक, आलस का अनुभव करते हैं, तो आपको सूर्य नाड़ी एक्टिव करने वाली एक्सरसाइजेस, मतलब ब्राह्मणा वाली एक्सरसाइजेस ज्यादा करनी होंगी। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है इसमें। इस तरह से जब भी अप्रोच करें, इन दो बातों का जरूर ध्यान रखें कि आप जो एक्सरसाइज कर रहे हैं वो आपके मेंटल हेल्थ में किस तरह से हेल्पफुल होगी, और वो लांगना और ब्राह्मणा, इन दोनों एक्सरसाइजेस की जो टाइप है, कैटेगरी है, इनमें से वो किस में आती हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आप एंजाइटी के लिए वो एक्सरसाइजेस करना शुरू कर दें जो ब्राह्मणा कैटेगरी में आती हो, और उससे आपका शरीर और ज्यादा तनावपूर्ण और ज्यादा उत्तेजित हो जाए। मतलब आप इनहेल करने का जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, उसको लंबा कर दें, तो आप और ज्यादा तनाव में आ जाएंगे, और ज्यादा बॉडी जो है वो स्टिफनेस, जकड़न अकड़न महसूस करेगी। तो ये चीजें ध्यान में रखना जरूरी है। अपने हिसाब से आप वेरिएशन ला सकते हैं, और अगर किसी योगिक एक्सपर्ट या योगा के टीचर के साथ आप योगा करते हैं तो उसमें आपके लिए और भी अच्छा है, और भी फायदा है। आप उनसे और बेटर तरीके से लर्न कर सकते हैं, बेटर तरीके से सीख सकते हैं, उनकी गाइडेंस में सीख सकते हैं, वो और भी अच्छा आपको फायदा देगा। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और ये जो जानकारी है शायद आपके बहुत काम आएगी ये निर्णय लेने में कि किस तरह की एक्सरसाइज एंजाइटी, ओसीडी या स्ट्रेस, यहाँ तक कि डिप्रेशन में भी यूजफुल हो सकती हैं। उन दो कैटेगरीज में कौन कौन सी यूज की जा सकती हैं। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, वीडियो को शेयर भी करें, और साथ ही साथ चैनल भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब करने से ये वीडियो और इसमें जो जानकारी है वह और लोगों तक पहुंचेगी, और लोग इसका फ़ायदा उठा पाएंगे, औरों को भी इससे लाभ मिलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो यूट्यूब पहुंचा देगा। इस तरह की और भी वीडियोस मैं आगे बनाता रहूँगा। पहले भी मैंने योगा के बारे में कुछ वीडियोस बनाई हैं, आप वो मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। धन्यवाद।